आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 13 सितंबर की सुबह है ये और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज का दिन पॉडकास्ट। मैं हूं खुशबू कुमार। इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय हो गई है। तय ये भी हो गया है कि चुनाव प्रचार कब से शुरू होगा, लेकिन सीट शेयरिंग का क्या, किसकी थाली में कितनी सीटें आने वाली है, इसी खबर से पॉडकास्ट की होगी शुरुआत। फिर चलेंगे रूस, जहां नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पहुंचे हैं, लेकिन इस मुलाकात ने अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ा दी है। और आप आईफोन चलाते हो या ना चलाते हो, मगर उसके नए फोन में दिलचस्पी जरूर होगी, तो बताएंगे कि इस बार आईफोन का कौन सा नया अवतार मार्केट में आने वाला है। और अवतार तो कल भारत के लिए गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने संकट मोचन बनकर इंडिया को संकट से उबारा और फिर इंडिया पहुंच गई एशिया कप के फाइनल में। तो उस पर भी होगी बातचीत, लेकिन दस्तूर के मुताबिक पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं। अगली आवाज शुभम तिवारी की है। विपक्षी अलायंस इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज। सीट के बंटवारे पर चर्चा संभव। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव। सरकारी स्कूलों में भर्ती घोटाला का मामला। ईडी आज टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी से करेगी पूछताछ। सिक्किम में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। 30,000 कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा। गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र आज से। राष्ट्रपति करेंगे संबोधित। आईफोन 15 भारतीय बाजार में 15 सितंबर से होगी उपलब्ध। और भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। 41 रन से श्रीलंका को हराया। कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट। आजकल जब आप किसी पान या चाय की दुकान पर जाएं तो गौर करें, वहां बैठे विद्वानों के राष्ट्रीय बहस में एक चर्चा नत्थी होगी। एनडीए के खिलाफ ये जो नई इंडिया गठबंधन बनी है, वो 2024 लोकसभा चुनाव में टिक पाएगी कि नहीं। जवाब अलग अलग होंगे। हालांकि हाल ही में जो 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें जानकार विपक्ष का पलड़ा भारी बताते हैं। दावा तो विपक्ष भी कर रहा है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की। सब कुछ लगभग तय भी हो गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। ये भी तय हो गया है कि प्रचार कब से शुरू होगा, मगर सीट शेयरिंग पर मामला अटका पड़ा है। इंडिया टुडे के ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जयंतो घोषाल। वो बता रहे थे कि पिछली मीटिंग जो इंडिया अलायंस की हुई थी मुंबई में, उसमें टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से खफा दिखे। ममता का भी जोर था कि सीट शेयरिंग पर बात जल्दी की जाए। तो इतनी गुत्थम गुत्थी के बाद कहा जा रहा है कि आज जो इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें इस पर बातचीत हो सकती है। राजद नेता मनोज झा ने भी इस ओर इशारा किया। अब ये मीटिंग तो होगी, लेकिन एक मीटिंग ईडी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की भी होगी। अभिषेक को आज ईडी के सामने पेश होने का समन जारी हुआ है। मेन बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो भी हिस्सा है। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर भी केस चलने वाला है। तो अब ऐसे वक्त में जब प्रचार मीटिंग गियर बदल रही है, तो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई भी रफ्तार पकड़ने के मूड में है। लेकिन क्या ये इंडिया की रणनीति को प्रभावित करेगा, इस पर बात होगी। मगर सबसे पहले आज होने वाली मीटिंग की बात, कितनी महत्वपूर्ण है ये मीटिंग, मैंने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से। बैठक है वो इस लेवल पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। जो बात ये लोग करेंगे उसमें सबसे ऊपर एजेंडा में है कि किस पर्टिकुलर पार्टी को कितनी सीटें लड़ने की चाहिए। सभी पार्टियां या उनके जो मेंबर्स हैं, जो भी ये डिसीजन लेके एक साथ इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को अपना अपना एक दावा या पर्टिकुलर सबमिट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अब जैसे कांग्रेस की पिछले लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। मुझे एक जनता दल यूनाइटेड के सूत्र ने बताया कि जो विभिन्न पार्टियां हैं, उन्होंने ये भी चेक किया कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, पिछले बार 421 में से 148 यानी 148 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी इच्छा है कि कांग्रेस का जो क्लेम है वो 300 सीटों से ज्यादा ना हो। एक बैठक महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि सभी पार्टियां अपना क्लेम सबमिट करेंगी और उस क्लेम को फिर उन बाकी रेस्पेक्टिव दलों के जो टॉप लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह का क्लेम वैलिडेट करता है उनके अभी के परफॉर्मेंस को, पिछले परफॉर्मेंस को, अभी के स्ट्रेंथ को। तो उन सब के मद्देनजर रखते हुए जो फाइनल डिसीजन होने की संभावना है, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर तक सभी पार्टियां, अगर तुरंत चुनाव की घोषणा नहीं होती तो अक्टूबर के एंड तक सभी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उस पर डिसीजन हो जाएगा। स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स तो
काफी हद तक फाइनल हो ही रहे हैं, और किस पार्टी को किस स्टेट में कितनी सीटें मिलनी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। अमिताभ जी, आप जिस सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा और क्या इस पर वो राजी भी होगी? मुझे लगता नहीं कि बहुत घाटे की बात है। ये एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ये आइडियल स्टेटस हो सकता है कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, जिन स्टेट्स में कांग्रेस मजबूत है, वहां रीजनल पार्टीज उनको सपोर्ट करें, और जहां रीजनल पार्टीज मजबूत हैं वहां कांग्रेस उनको सपोर्ट करे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इट विल बी इजियर सेड देन डन। अगर जैसा ममता बनर्जी कहती है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लड़ने दिया जाए, तो हम सब के लिए सोचना बड़ा मुश्किल होगा कि कांग्रेस पार्टी उस पर्टिकुलर स्टेट में सभी सीटों पर अपना दावा छोड़ दे। ये बहुत मुश्किल होगा ऐसा सोचना। तो अब एक मिडिल पाथ निकालने की बात होगी। जहां तक कांग्रेस के घाटे की बात है, तो अभी इन सारे दलों का एकजुट होना ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है, और उन सबका एक डेस्परेशन का द्योतक है, क्योंकि ये बताता है कि अगर उन लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन हो गई है कि अगर ये सारी पार्टियां एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो 2024 के बाद उनको इरेपरेबल डैमेज होगा। एक ऐसा इलेक्टोरल डैमेज हो सकता है जो वो रिवर्स नहीं कर सके। तो निश्चित रूप से इन सबको अपनी अपनी क्लेम्स को सॉफन करना पड़ेगा, अपने अपने क्लेम्स को स्केल डाउन करना पड़ेगा, और एक मिडिल पाथ लेना पड़ेगा। अभी जैसे कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता और कर्नाटका का चुनाव जीता, लेकिन उस पर्टिकुलर यार्डस्टिक को जो रीजनल पार्टीज हैं नहीं मानेंगी पूरी तरह से कि कांग्रेस को इन दोनों चुनाव के सक्सेस के अनुसार फिर से उसको 421 सीटें लड़ने का एक तरह से परमिशन दे दिया जाए या अप्रूवल दे दिया जाए। कांग्रेस को अपने सीटों की गिनती 2019 के मुकाबले कम से कम 100 सीटें कम करनी पड़ेगी, जहां तक मेरी समझ कहती है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका इस बात पे इंसिस्टेंस है। शुक्रिया अमिताभ श्रीवास्तव आपका। कांग्रेस की सीट शेयरिंग कम हो सकती है, स्थानीय पार्टियों का इस पर जोर है, लेकिन सवाल बस एक, क्या कांग्रेस मानेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। 26 जुलाई 2023 इस दिन रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नॉर्थ कोरिया पहुंचे। साथ में चीनी अधिकारी भी थे। कुछ घंटे बाद किम जोंग और शोइगु ने एक बड़े से हॉल में दस्तक दी और ये तस्वीर अमेरिका की न्यूज़ चैनलों में ब्रेकिंग बन गई। तस्वीर में किम जोंग शोइगु को बड़े बड़े हथियार दिखा रहे थे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि किम यूक्रेन के खिलाफ रूस की हथियारों से मदद कर रहे हैं, मगर दावा खारिज कर दिया गया। ये मुलाकात अभी 2 महीने पुरानी भी नहीं हुई कि किम जोंग का काफिला रूस के लिए निकल पड़ा। हवाई जहाज से नहीं, ट्रेन से। ट्रेन में उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी के इंचार्ज हैं। 4 साल बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है। रूस के व्लादिवोस्तोक में उनकी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जिससे सबसे ज्यादा खफा अमेरिका है। कारण है नॉर्थ कोरिया का आर्टिलरी शेल, जो लाखों की संख्या में है। अपील भी हुई है कि नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार ना दे। तो अब हम रूस और नॉर्थ कोरिया के डील पर आएं, उससे पहले इनके इतिहास को जानते हैं। इसके लिए मैंने बात की जेएनयू में प्रोफेसर और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह से। उत्तर कोरिया और रूस का इतिहास अगर देखें, अगर इसके इतिहास में जाएं, तो हम पाते हैं कि उत्तर कोरिया और रूस या पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बहुत अच्छे संबंध तो नहीं थे, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं। खासकर रूस जब से बना है 91 के बाद, उसमें और नॉर्थ कोरिया में एक खाई रही है आइडियोलॉजी के बेसिस पे और जिस तरह का डिक्टेटरशिप रहा है। लेकिन जो इनको बांधे रखता है वो है इनका सैन्य इतिहास। जाहिर है नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट राज्य होने के चलते इनके जितने भी शस्त्रास्त्र थे वो सोवियत ओरिजिन के थे, यानी इनके जितने प्लेटफॉर्म थे हथियारों के, उसको सोवियत संघ में बनाया गया था या सोवियत संघ ने से उन्होंने खरीदा था। और अभी जितने भी उनके शस्त्रास्त्र हैं उसी का इम्प्रूवमेंट है या रेट्रोफिटिंग है या री इंजीनियर्ड मिलिट्री और अन्य हार्डवेयर है। उनकी आश्रिता सोवियत संघ और बाद में रूस पर ज्यादा रही है बनिस्पत कैपिटलिस्ट वर्ल्ड या पश्चिमी खेमा है उससे। यही संबंध चीन से भी अच्छे रहे हैं। अमिताभ जी, जो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है, उससे क्या बदल सकता है जिसका डर अमेरिका को भी है? देखिए, इससे बहुत कुछ बदल सकता है। इसमें पोटेंशियल बहुत कुछ एशिया में और
ईस्ट एशिया में बदलने की ताकत रखता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो बदलना चाहता है कि नहीं, क्योंकि इसमें रूस और नॉर्थ कोरिया ही पार्टी नहीं है, चीन भी इसमें एक पार्टी होगा या होना चाहेगा, या ये दोनों राज्य चाहेंगे कि वो उसका पार्टी बने, जो उतना खुलकर इस समय नहीं आएगा, जो मेरा अनुमान है। क्योंकि रूस चाहता है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन तीनों मिलके एक सैन्य युद्धाभ्यास करें साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में। अगर ये पॉसिबल हो जाए तो एक तरह से प्रायद्वीप को साउथ चाइना सी से मिलता है, खासकर जापान, साउथ कोरिया, यूएस, इनकी जो तिकड़ी है उसको बहुत खतरा होगा। और न ही इसको बल्कि जो ताइवान पे जो हमेशा एक खतरा मंडराता रहता है चीन के साथ युद्ध का, उसको भी बल मिलेगा। एक फोर्स बन सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, इनके पास खाद्यान्नों की कमी है, कैश की कमी है, जरूरी दवाइयों की कमी है। तो इन सब के लिए ही वो रूस से दोस्ती कर रहा है, और रूस भी इनसे चाहता है कि जरूरत पड़ी, हालांकि अब तक तो कोई एविडेंस नहीं है, शस्त्रास्त्र खरीद रहे हैं नॉर्थ कोरिया से, जरूरत पड़ी यूक्रेन युद्ध के दौरान या उसके बाद भी, तो उनके कॉमन प्लेटफॉर्म है सोवियत संघ वाले और रूस वाले मिलिट्री हार्डवेयर के, तो उनसे आर्टिलरी या छोटे उपकरण युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले, सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले, उनको वो उनसे खरीद सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का साथ आना खतरे की घंटी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की खस्ता माली हालत इस खतरे पर अंकुश भी लगा सकती है। एप्पल कंपनी ने कल वंडरलस्ट इवेंट में आईफोन का 15 सीरीज लॉन्च कर दिया है। iOS 17 के फीचर्स कंपनी ने 3 महीने पहले एक इवेंट में अनवील किए थे। कहा गया था कि iOS 17 में लाइव वॉइस मेल ट्रांसक्रिप्शन, फेस टाइम मैसेज रिकॉर्ड करने की एबिलिटी, पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट पोस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। एक और बात, ये फ़ोन्स मेड इन इंडिया होंगे। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन भारत के अपने तमिलनाडु प्लांट में आईफोन 15 बना रही है। उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए फॉक्सकॉन ने चेन्नई स्थित प्लांट में प्रोडक्शन लाइनें भी बढ़ा दी हैं। एप्पल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का हिस्सा है। तो अब सबसे पहले आईफोन की 15 सीरीज में क्या खासियत है जो इसे बाकी आईफोन से बेहतर बनाता है, ये पूछा हमने आजतक.in में टेक जर्नलिस्ट मानस तिवारी से। सबसे पहले मैं आपको आईफोन्स के बारे में बताता हूँ। 4 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, 15, 15 प्लस, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इनके अंदर, चारों मॉडल के अंदर टाइप सी यूएसबी चार्जिंग अब आईफोन के अंदर आ गई है। अभी तक हम जो है लाइटनिंग पोर्ट हमें मिलता था आईफोन्स के अंदर। अब मैं पहले बात करता हूँ 15, 15 प्लस की, बिकॉज इन दोनों के जो फीचर्स हैं वो मोर और लेस सेम है। साइज अलग है, एक 6.1 इंच में आईफोन 15 प्लस जो है 6.7 इंच के अंदर है। इन दोनों के अंदर डायनामिक आइलैंड एप्पल ने दे दिया है, जो कि उन्होंने पिछले साल अपने प्रो मॉडल्स में इंट्रोड्यूस किया था। वो एक पिल शेप्ड नॉच है जो आपको फ्रंट में देखने को मिलता है टॉप में कैमरा के पास, वो 15 और 15 प्लस दोनों में आ गया है। इसके अलावा नया चिपसेट है, A16 बायोनिक चिप इन्होंने यूज करा है, जो कि आईफोन 14 से इन दोनों फोन्स को बेटर बनाएगा, इन द सेंस की फास्टर हो जाएंगे, परफॉर्मेंस आपको जो है पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी मिलेगी। आईफोन 14 में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, यहाँ पर 15 और 15 प्लस में जो है आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, जिसमें आप 2x जो है जूम शॉट्स भी ले पाओगे। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो मोर और लेस यहाँ पर सेम है। इसके अलावा जो एक चेंज और करा है इन्होंने यहाँ पर, वो ये है कि नए कलर्स आ गए हैं। तो कुछ नए कलर्स के अंदर जो है दोनों फोन्स को लॉन्च करा है, जिसमें जो पेस्टल कलर्स हैं पिंक और ग्रीन वाले, वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो 79,900 पे आईफोन 15 है, 89,900 पे आईफोन 15 प्लस है। 15 प्रो और प्रो मैक्स, इनके लिए जो है ज्यादातर जो बड़े चेंजेस थे वो यहाँ पर इन्होंने रिजर्व करके रखे हुए थे। सबसे पहले तो टाइटेनियम डिजाइन आ गया है, ग्रेड 5 टाइटेनियम है, एकदम बढ़िया मटेरियल यूज करा है, और जो नए कलर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। एटलीस्ट जो मैंने फोटोज और वीडियोस देखी है उनके अंदर, हाथ में आएगा तो और पता चलेगा। परफॉर्मेंस के अंदर मेजर बूस्टर, मेजर फोकस है इस बार, बिकॉज एकदम नया चिप यूज करा है A17 प्रो, जो कि एप्पल का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है। और गेमिंग के ऊपर इस बार फोकस रखा है, रे ट्रेसिंग फीचर अनाउंस करा है। इससे क्या होता है, जब आप गेम खेलते हो तो उसके अंदर जो शैडोज होती है, जो आपके डार्क एरियाज होते हैं, उन सबको ये रियल टाइम में फॉलो करके आपको एकदम रियल वर्ल्ड गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पर भी नया सेंसर दिया है कैमरा के अंदर, 48 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है, बट सेंसर नया है, बड़ा सेंसर है। और फोकल लेंथ के ऊपर इस बार फोकस है कि आप 1x, 2x, 3x हर एक जूम क्वालिटी के ऊपर जाकर अच्छी क्वालिटी की जो है फोटोज ले पाओगे। सिनेमैटिक मोड जो एप्पल का ऑलरेडी रहता था वो 4K 30 FPS पर अब सपोर्ट रहेगा। और स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करिए, मतलब थोड़ा आसान शब्दों में अगर समझाना चाहूँ तो 3D वीडियो रिकॉर्डिंग एक तरह की, जब आप वीडियोस बनाओगे तो उसमें एक 3D सा इफेक्ट आपको मिलेगा।
मानस, हम देख रहे हैं कि प्राइस रेस आईफोन की लगातार हाई हो रही है। हाल ही के दिनों में लोगों का आकर्षण भी आईफोन की तरफ बढ़ा है, तो क्या ये एंड्रॉयड मार्केट को हाल के सालों में कुछ डेंट करता भी नजर आ रहा है क्या? यार एप्पल के मार्केट के साथ हमेशा कंपटीशन तो बना हुआ ही है, और पिछले 2-3 सालों में एप्पल ने बहुत स्मार्टली क्या करा है कि जब नए आईफोन आते हैं तो पुराने आईफोन्स के प्राइस वो कम कर देते हैं। तो जैसे आईफोन 14 जब आया तो आईफोन 13 जो है उसका प्राइस इतना कम हो गया कि वो बेस्ट सेलिंग फोन बन गया। तो इस बार भी आप देखोगे कि आईफोन 15 के आने के बाद 14 का प्राइस कट होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो बन जाएगा बेस्ट सेलिंग फोन इस बार भी। तो इस तरह से जो है ना, इनके पुराने मॉडल्स को लेकर हमेशा इंडिया में क्रेज रहता है क्योंकि उनके प्राइस कम होते हैं। वो अभी भी होता रहेगा, मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल है और डेंट ये लगातार कर रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि लोगों का एस्पिरेशन भी बढ़ रहा है, तो इसलिए लोग चाहते हैं आईफोन लेना, और इसकी वजह से एंड्रॉइड को यार आईफोन लगातार टक्कर देता रहेगा, कॉम्पिटिशन बन गया। तो जैसा कि मानस बता रहे थे, एंड्रॉयड को आईफोन लगातार टक्कर देता रहेगा अपनी शार्प मार्केटिंग स्किल से। और अब बात एशिया कप 2023 की। कल भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला था। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने जैसे तैसे 213 रन जोड़े। लगा कि श्रीलंका आसानी से मैच निकाल ले जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाज अलग मूड में थे। 100 रन के भीतर ही श्रीलंका ने 6 विकेट उखाड़ डाले। श्रीलंका ने वापसी की कोशिश की, 7वें विकेट के लिए 63 रन जोड़े भी, लेकिन धनंजय डी सिल्वा के आउट होते ही टीम 172 पे सिमट गई। मुकाबले में गिरे 20 में से 16 विकेट स्पिनर्स को मिले, जबकि 4 पेसर्स के हिस्से आए। भारत की ओर से कुलदीप ने 4 विकेट झटके, श्रीलंका के चरित आसलांका ने 4 और दुनित वेलालागे ने 5 विकेट अपने अपने नाम किए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। लेकिन सवाल ये भी है कि अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को पटकनी देने वाले भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका की गेंदबाजी के आगे धाराशायी हो गए। ये पूछा हमने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। आपने जिक्र किया पाकिस्तान के खिलाफ मैच में काफ़ी रन बने और इस मैच में जो है काफ़ी लो स्कोरिंग रहा भारत की तरफ से, बट यही खूबसूरती है क्रिकेट की। और मेरी नज़र में पाकिस्तान की जीत बेशक रनों के मार्जिन से अगर देखें तो दैट वाज अ ह्यूज विन। 228 का मार्जिन था, वो बहुत बड़ी जीत थी। बट अगर आप मुझसे ये कहें कि आप पाकिस्तान की जीत और श्रीलंका पर मिली जीत को आप कौन सा बेहतर है, तो मुझे लगेगा कि मैं श्रीलंका की जीत को बेहतर मानूंगा, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका के स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजी का टेस्ट किया, बहुत संघर्ष करती हुई नजर आई भारत की बैटिंग, रेजिस्टेंस दिखा, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे 213 तक, और वहां से उसको डिफेंड करना। जितने उतार चढ़ाव इस मैच में आए, नर्व्स पर काबू रखा, अंडर प्रेशर भारतीय टीम आई, उस प्रेशर को भी भारतीय गेंदबाजों ने, भारतीय टीम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और अल्टीमेटली जो है इस मुकाबले को 41 रन से जीता। तो मुझे लगता है कि जब आप 356 रन कर देते हैं तो आपकी जीत बड़ी स्वाभाविक लगती है, लेकिन जब आप स्कोर बोर्ड पर 213 टांगते हैं और वहां से जीतते हैं ना, तो वो जीत बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि आप अंडर प्रेशर होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो जीत है श्रीलंका के ऊपर बड़ी जीत है, तारीफ यहाँ पर बनती है। बल्लेबाजों में स्पेशली रोहित शर्मा ने जिस तरह से ओपन किया, हाफ सेंचुरी बनाई, राहुल ईशान ने जो रेजिस्टेंस दिखाई, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि गेंदबाजों का, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर ऊपर बहुत शानदार नजर आए नई गेंद के साथ, कुलदीप वंस अगेन अमंग द विकेट्स, 4 विकेटें ली। तो मुझे लगता है ओवरऑल भारत के लिए बहुत अच्छा मैच रहा ये, और इस तरह के मैच से भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। तो इकबाल, टीम इंडिया तो अब फाइनल में चली गई है, लेकिन एक बात ये भी बताइए, आपकी दूसरी किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है आपको, जो फाइनल में खेलती दिखाई दे रही है भारत के अपोजिट? देखिए, भारत फाइनल में है और अभी तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि कौन फाइनल में पहुंचेगा, बट एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक वर्चुअल सेमीफाइनल हो गया श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। तो जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी, जो टीम जीतेगी, वो भारत के साथ मैदान पर होगी फाइनल में। बट श्रीलंका क्योंकि अपने घर पर खेल रहा है और 13 मैचों का जो विजयी रथ था, वो उस विजय रथ को भारत ने रोका 14वें मैच में, लेकिन पिछले 13 मैच उन्होंने जीते थे। खास बात ये थी कि 13 मैचेस में ऑपोजिशन को उन्होंने ऑल आउट किया था, और इस मैच में भी बेशक ये हार गए बट भारत को ऑल आउट किया। तो ये एक कॉन्फिडेंस जरूर देगा श्रीलंका की टीम को, और क्योंकि अपने घर में कोलंबो में मैच खेलेंगे, तो मुझे लगता है प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा रहेगा इस 14 तारीख वाले मुकाबले में। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल।
और अब देश दुनिया के अखबारों का हाल जान लेते हैं। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। मणिपुर में हिंसा का एक नया दौर फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। जनसत्ता अखबार की हेडलाइन है, मणिपुर के कांगपोकपी में मंगलवार सुबह हुई वारदात, आतंकवादी समूहों ने कुकी जोमी समुदाय के 3 लोगों की हत्या की। इससे पहले 8 सितंबर को भी हिंसा हुई थी और उसमें 2 लोग मारे गए थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के 23 विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उन्होंने 10 कुकी एमएलएज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुकी विधायक राज्य में अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। वहीं द एशियन एज अखबार के हवाले से खबर, केरल में जो है वो निपा वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है और ये दोनों मौतें वहां कोझिकोड जिले में हुई। साथ ही 9 साल के एक बच्चे समेत 2 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्थिति का जायजा लेने और निपा वायरस संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम केरल भेजी गई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है कि INDIA पार्टीज टू मीट टुडे इन दिल्ली, सीट शेयरिंग ज्वाइंट कैंपेन प्लान ऑन द टेबल। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में जो बैठक है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य हैं उनको मिलना है और इस कमेटी की बैठक सीटों के बंटवारे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार से जुड़ी हुई जो रणनीतियां हैं उनको लेकर होगी। इस कमेटी में 14 सदस्य हैं और अखबारों में जो जिक्र है उसमें ये बताया गया है कि कई राजनीतिक दलों ने बहुत जल्द सीट के बंटवारे पर सहमति बनाने की बात की है। और G20 से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं शुभम। पहली तो जानकारी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर पढ़ रही हूं, तो जहां G20 सम्मेलन से पहले भारत के जो अधिकारी हैं वो घोषणा पत्र पर सहमति बनवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इस बीच एक 5 स्टार होटल में अजीब ड्रामा देखने को मिला जो कि 12 घंटे तक चला। दरअसल चीनी टीम के सदस्य अपने साथ एक बैग लेकर आए थे और इसका जो आकार था वो आम सूटकेस की तरह नहीं था। तो बस इसी के ऊपर ये ड्रामा चला। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर अड़ गई कि चेकिंग होगी और दूसरी तरफ चीनी सदस्य जो है वो आनाकानी कर रहे थे। तो इसको लेकर काफ़ी समय तक बहस चलती रही। और दूसरी जानकारी मैं हिंदुस्तान टाइम्स पर पढ़ रही हूँ। कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो G20 के बाद फंसे हुए थे। ट्यूसडे को वो दोपहर को कनाडा के लिए रवाना हुए, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडिया की तरफ से उन्हें एयर इंडिया 1 सर्विस जो है वो ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वेट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर मैं बात करूं तो द गार्डियन अखबार की हेडलाइन है, डिजास्टर्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, 10,000 मिसिंग आफ्टर लीबिया फ्लड्स। लीबिया में 9 सितंबर को डेनियल तूफान आया और इसके बाद बाढ़ से जो स्थिति बनी उसमें अब तक 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में गार्डियन के हवाले से अगर मैं कहूँ तो 7 से तकरीबन 10,000 लोग लापता हैं। तकलीफ की बात यह भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 123 सैनिक भी लापता हैं और 12 फौजियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। एक दूसरी दिक्कत भी है और वो ये कि पूरे देश में कोई भी एयरपोर्ट इस लायक नहीं बचा जहां कोई हैवी या कार्गो एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सके और यही वजह है कि यहाँ मदद पहुँचाना भी बहुत कठिन हो गया है। वहीं रॉयटर्स के हवाले से एक खबर की, नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, वो 4 साल बाद अपने पहले विदेश दौरे पर रूस पहुंच गए हैं। BBC ने भी अपनी रिपोर्ट में उनके प्राइवेट ट्रेन के रूस में पहुंचने की पुष्टि की है। किम जोंग उन के साथ मिलिट्री के टॉप कमांडर भी रूस गए हुए हैं और रूसी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन और पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। अमेरिका हालांकि पहले ही आगाह कर चुका है कि किसी भी तरह का अगर हथियार का सौदा होता है तो ये ठीक नहीं होगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है, जिसको BBC ने छापा है, कि कांग्रेस के निचले सदन की जो प्रतिनिधि सभा है वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की अनुमति के लिए एक औपचारिक जांच शुरू करेगी और ये उस राजनीतिक प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम होता है जिसका रिजल्ट ये होता है कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर वोट डाला जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा है कि ये जांच राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ लगे सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रित रहेगी। तो ये वो कुछ खबरें हैं जिन पर इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया में बातचीत हो रही है। और चलते चलते जान लेते हैं आज 13 सितंबर का इतिहास। 1948 में सरदार पटेल के आदेश पर हैदराबाद में सेना घुसी थी और इसे ऑपरेशन पोलो कहा गया था। और आज ही का दिन था वो 1947 में जब सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का फैसला किया था।
1929 में लाहौर जेल में भूख हड़ताल के 63 दिनों बाद स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की मौत हो गई। और साल 2000 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने शेनयान में पहला फिडे शतरंज विश्व कप जीता था। तो इसी जानकारी के साथ आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।